अपने नए चैप्टर को स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है एग्रीगेट डिमांड एंड रिलेटेड कंसेप्ट। आखिर डिमांड किसे कहते हैं, डिमांड नहीं एग्रीगेट डिमांड किसे कहते हैं और उसके रिलेटेड कंसेप्ट क्या है। गाइस ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि इसी चैप्टर पर आपके आने वाले 2 चैप्टर भी डिपेंड है, यानी कि मल्टीप्लायर, एक्सेस, डिमांड, इसी के रिलेटेड कंसेप्ट, इसी के कंसेप्ट उसमें यूज करे जाएंगे। सो आपको इसे बहुत अच्छी तरीके से समझना है कि एग्रीगेट डिमांड क्या होता है और उसके रिलेटेड कंसेप्ट है क्या। तो सबसे पहले मीनिंग से स्टार्ट करते हैं। एग्रीगेट डिमांड होती क्या है? एक इकोनॉमी में जब एक गुड्स एंड सर्विसेज की डिमांड करी जाती है तो उसे एग्रीगेट डिमांड कहते हैं। एग्रीगेट का मतलब हम सबको पता है, यानी कि सबकी, इकट्ठा, सारी, है ना। एग्रीगेट का मतलब होता है सारा। अब एग्रीगेट डिमांड यानी कि एक इकोनॉमी की सारी डिमांड जब करी जाती है गुड्स एंड सर्विसेज को लेके तो उसे एग्रीगेट डिमांड कहते हैं। सो यहाँ पर हम गाइस बात करते हैं कि कितने एक इकोनॉमी में गुड्स एंड सर्विसेज खरीदे जा सकते हैं, कितने गुड्स एंड सर्विसेज की डिमांड हो सकती है, उसे एग्रीगेट डिमांड कहते हैं। सो एग्रीगेट डिमांड क्या है? रेफर्स टू द टोटल वॉल्यूम ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। टोटल सारे गुड्स एंड सर्विसेज जिसपे आपका जूता, चप्पल, कपड़े सब कुछ आ जाएगा, मशीन, टीवी, फ्रिज सब कुछ आ जाएगा। सो दैट इज द टोटल वॉल्यूम ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज विच ऑल द सेक्टर ऑफ एन इकोनॉमी, सारे सेक्टर इकोनॉमी के, चाहे वो हमारे प्राइमरी है, सेकेंडरी है, टर्शरी है, गवर्नमेंट है, सारे सेक्टर आर प्लानिंग, प्लान कर रहे हैं, यहाँ पे खरीद नहीं रहे, प्लान कर रहे हैं to buy at a given level of income during a period of 1 accounting year। जो प्लान कर रहे हैं कि भाई अगर हमारा इनकम लेवल इतना होगा तो हम इतना खरीदेंगे, अगर हमारा इनकम लेवल बढ़ जाएगा तो हम ज़्यादा खरीदेंगे 1 साल के अंदर। तो दैट इज द प्लानिंग कि कितने गुड्स एंड सर्विसेज हम खरीद सकते हैं और उसको हम एग्रीगेट डिमांड करते हैं। तो एग्रीगेट डिमांड किसे कहते हैं कि एक इकोनॉमी में जितने भी सारे गुड्स एंड सर्विसेज की प्लानिंग करी जाती है कि हम खरीद सकते हैं विद इन 1 ईयर, उसे हम एग्रीगेट डिमांड कहते हैं। सो एग्रीगेट डिमांड इज द टोटल वॉल्यूम ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज विच ऑल द सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी आर प्लानिंग टू बाय एट अ गिवन लेवल ऑफ इनकम ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ 1 अकाउंटिंग ईयर। ठीक है, तो 1 साल के अंदर अकाउंटिंग ईयर सबको आज क्लियर होगा। 12th क्लास में अकाउंटिंग ईयर किसे कहते हैं गाइस? सबको क्लियर है ना? नहीं पता तो कमेंट में ज़रूर बताना, ठीक है। और जिनको नहीं पता वो भी बताना और जिनको पता है वो भी बताना। अब गाइस आते हैं यहाँ पे, बात करते हैं कंपोनेंट्स की। देखो एग्रीगेट डिमांड जो होती है उसको हम शॉर्ट फॉर्म में एडी कहते हैं, ठीक है। अब ये किन चीज़ों से मिलकर बनती है? तो ये 4 चीज़ों से मिलकर बनती है। फर्स्ट इज दी प्राइवेट कंजम्पशन। प्राइवेट कंजम्पशन किसे कहते हैं? जो कि हमारे हाउस होल्ड सेक्टर आ जाते हैं। इसमें कौन आ जाता है? हमारा इसमें हाउस होल्ड सेक्टर आ जाते हैं। प्राइवेट कंजम्पशन गाइस, हाउस होल्ड सेक्टर जितने गुड्स एंड सर्विसेज की डिमांड करता है, चाहे वो ड्यूरेबल गुड्स हैं, नॉन ड्यूरेबल गुड्स हैं, ब्रेड है, आटा है, चावल है, फ्रिज है, टेबल है, चेयर है, उन सबको हाउस होल्ड सेक्टर में इंक्लूड किया जाता है और वो प्राइवेट कंजम्पशन का पार्ट है। तो हम लोग जो चीज़ों की डिमांड करते हैं, एक तो वो डिमांड हो गई, दूसरा इन्वेस्टमेंट के लिए जो डिमांड करी जाती है। तो यहाँ पर हमारी कौन आ जाता है? हमारी फर्म्स आ जाती हैं। फर्म्स जो कैपिटल गुड्स की डिमांड करती है इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए, इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए लाइक प्लांट एंड मशीनरी, बिल्डिंग, तो उसकी भी डिमांड करी जाती है इकॉनमी में। तो उसे भी ऑफ कोर्स हम एक देश की इकॉनमी की डिमांड में इंक्लूड करेंगे। घर वालों ने डिमांड करी, अब हमारे घर से जो लोग काम करने निकले हैं, जिनका अपना बिजनेस चल रहा है, तो वो लोग भी अपने बिजनेस के लिए सामान खरीदते हैं। दैट इज द इन्वेस्टमेंट पर्पस। उसके बाद गवर्नमेंट आ जाता है गाइस। गवर्नमेंट भी डिमांड करती है गुड्स एंड सर्विसेज की। गवर्नमेंट किन चीज़ों की? अगर गवर्नमेंट को ब्रिज बनवाना है, कोई फ्लाईओवर बनाना है, तो वो उसके लिए सीमेंट की डिमांड करेंगे, लोहे की डिमांड करेंगे एंड अदर चीज़ें जो भी उसमें डलती हैं, राइट। सो गवर्नमेंट भी डिमांड करती है। सो गवर्नमेंट जो डिमांड करती है गाइस वो कंज्यूमर एंड कैपिटल गुड्स, दो टाइप की चीज़ों के लिए करती है। सो कंज्यूमर में आ जाता है लाइक आर्मी प्रोडक्ट्स के लिए, एजुकेशन पर पैसा खर्च करा जाता है, गवर्नमेंट जो करती है। और कैपिटल गुड्स में आ जाता है जिसमें कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड आप कह सकते हो, जिसमें इन्वेस्टमेंट करी जाती है बहुत ज़्यादा, लाइक हॉस्पिटल मेकिंग, फ्लाईओवर, रोड बनाना, तो ये सब चीज़ें। सो गवर्नमेंट भी डिमांड करती है चीज़ों की। सो वो भी हमारी एग्रीगेट डिमांड का पार्ट है। 1 साल के अंदर अगर गवर्नमेंट ने डिमांड करी है तो। इसके अलावा नेट एक्सपोर्ट। नेट एक्सपोर्ट क्या होता है? एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। एक्सपोर्ट का मतलब सबको क्लियर है कि जब हम किसी गुड्स एंड सर्विसेज को
बाहर बेचते हैं तो उसे एक्सपोर्ट कहते हैं। इंपोर्ट जब हम बाहर से उन गुड्स एंड सर्विसेज को खरीदे, और नेट किसे कहते हैं, जब हमने जितना दिया एक्सपोर्ट किया उसमें से हमने कितना बाहर से मंगाया उसको माइनस कर दिया, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, सो नेट एक्सपोर्ट। सो कई बार हम लोग भी बाहर की चीज़ों की डिमांड करते हैं, दैट इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ अ एग्रीगेट डिमांड। सो लेकिन हमें यहाँ निकालना क्या होता है, नेट एक्सपोर्ट। सो लेकिन बाहर वाले भी हमारी कई गुड्स एंड सर्विसेज की डिमांड करते हैं, सो हमें क्या चाहिए, नेट एक्सपोर्ट चाहिए, राइट। सो अब ये चार चीज़ों को मिला दे तो हमारे देश की एग्रीगेट डिमांड पता चल जाती है कि कितनी इकोनॉमी में गुड्स एंड सर्विसेज की प्लानिंग कर रहे हैं, खरीद सकते हैं अगर उनका इनकम लेवल इतना होगा। सो इसको हम किस तरीके से डिनोट करते हैं गाइस, एग्रीगेट डिमांड इज जो प्राइवेट कंजम्पशन है उसको सी से डिनोट किया जाता है, इन्वेस्टमेंट को आई से किया जाता है, गवर्नमेंट को जी से, और ये हमारा एक्स माइनस एम, और इसको अगर मैं शॉर्ट फॉर्म में एक्स माइनस एम ही कहते हैं, राइट। अब गाइस ये जो दो चीज़ें हैं जी और एक्स माइनस एम, यानी कि नेट एक्सपोर्ट और गवर्नमेंट, ये हम नहीं पढ़ने वाले क्योंकि टू सेक्टर इकॉनमी जिसमें सिर्फ फर्म की बात करी जाती है और हाउस होल्ड सेक्टर की बात करी जाती है, जो कि हमने नेशनल इनकम में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, जो इस बुक का फर्स्ट चैप्टर है सर्कुलेशन ऑफ इनकम, उसमें टू सेक्टर इकॉनमी जिसमें सिर्फ कौन होता है, फर्म होती है और हाउस होल्ड होता है। सो यहाँ पर हम सी यानी कि हाउस होल्ड सेक्टर, इन्वेस्टमेंट यानी कि फर्म, इनके बारे में बात करने वाले हैं। हमने गवर्नमेंट को भी हटा दिया, हमने बाहर वालों को भी हटा दिया, यानी कि एक्सपोर्ट इंपोर्ट को भी। सो यहाँ पर हम बात करेंगे एग्रीगेट डिमांड क्या है, सी प्लस आई। पहले क्या था, एग्रीगेट डिमांड है सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम, बट क्योंकि अभी हम ना तो गवर्नमेंट सेक्टर को इंक्लूड कर रहे हैं और ना ही हम फॉरेन सेक्टर को, बाहर का सामान को इंक्लूड कर रहे हैं, तो हम लेंगे सिर्फ सी प्लस आई, दैट इज द टू सेक्टर इकॉनमी जिसमें गवर्नमेंट को हम इंक्लूड नहीं करते हैं। इज इट क्लियर? टू सेक्टर इकॉनमी में कौन कौन आता है, फर्म आती है और हाउस होल्ड सेक्टर आता है। सो ये चीज़ याद रखनी है। अब गाइज इसका जो कर्व बनता है, इसका जो ग्राफ बनता है वो किस तरीके से बनता है उस पर बात करते हैं। देखो सबसे पहले हम यहाँ पर बात करेंगे गाइज की एग्रीगेट डिमांड जो होती है वो होती है सी प्लस आई, इधर को लिखती हूँ, एग्रीगेट डिमांड सी प्लस आई से मिलकर बनता है, राइट। बट इट्स ऑल्सो डिपेंड अपॉन, किस पर ये डिपेंड करती है, हमारे इनकम पर। अगर हमारी इनकम ज़ीरो हो, कुछ इनकम नहीं है, लेकिन एक इकॉनमी में फिर भी कंजम्पशन तो करा जाएगा ही, यानी कि एक इकॉनमी में चाहे डिमांड कंजम्पशन इनकम इनकम ज़ीरो हो फिर भी कंजम्पशन होगा। अगर हमारे घर में अगर सपोज करो इनकम नहीं भी आ रही फिर भी हम खाना तो खाएंगे, कहाँ से खाएंगे, जो भी हमारी सेविंग होगी जहाँ से भी हम अरेंज करें, बट हम खाना खाएंगे, हम अपनी बेसिक नीड्स को ज़रूर पूरा करते हैं। सो अगर हमारी इनकम लेवल ज़ीरो है तो भी हमारी कुछ ना कुछ कंजम्पशन होती है, राइट। तो यहाँ पर गाइज हम 40 उसको लेके चलते हैं, यानी कि 40 करोड़ में ये वैल्यू होती है। सो हम उसे 40 में आपको याद करने की ट्रिक बता रही हूँ कि इसको कैसे याद करना है इसको, ठीक है। आई जो है गाइज दैट इज द इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट यहाँ पर जो है हमारी वो ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट मानी गई है, यानी कि जो प्रॉफिट से इफेक्ट नहीं हो रही, जो कि कांस्टेंट मानी जाएगी, यानी कि चाहे आपका इनकम ज़ीरो है, चाहे आपकी इनकम 200 है, 200 है, 300, ये एक इकॉनमी की बात करी जा रही है। सो कितनी भी इनकम हो, हमारी जो इन्वेस्टमेंट है वो 40 रहेगी। सो आपको यहाँ पर इन्वेस्टमेंट को अपने कांस्टेंट मानना है, और कंजम्पशन देखो एट मिनिमम लेवल 40, यानी कि ज़ीरो इनकम पर भी हम कुछ तो खाएंगे ना, दैट इज़ दी कंजम्पशन, ठीक है। और अब आपको जो इंक्रीमेंट करना है वो +80 करते जाना है। तो 40 + 80 कितना हो गया, 120। तो अगर आपकी इनकम 100 होती है तो आपकी कंजम्पशन कितनी हो जाती है, 120 हो जाती है। फिर 80 प्लस करो 200, अब आपकी इनकम 200 हुई तो आपकी कंजम्पशन भी 200 हो गई। फिर आप प्लस करो 80 तो 280, फिर प्लस 80 किया तो 360, फिर प्लस 80 किया तो 440। तो आपको जो इंक्रीमेंट करना है इस टेबल को याद करने के लिए वो कितने का करना है, 80 का। और इस केस में आई को क्या मानना है, आपको कांस्टेंट मानना है, राइट। अब आप एक चीज़, जब आपकी इनकम, ठीक है, तो इस तरीके से
हम लोग गाइस हमारी कंजम्पशन बढ़ती जाएगी जैसे जैसे इनकम बढ़ रही है। देखो जैसे जैसे पैसा आता है हम अपनी कंजम्पशन एक्सपेंसेस को बढ़ा देते हैं, तो इनकम जैसे जैसे 100 के इफेक्ट से बढ़ती जा रही है, हमारी कंजम्पशन 80 के इफेक्ट से बढ़ती जा रही है। और आप एक चीज़ नोट करोगे कि यहाँ पर हमारी इनकम और कंजम्पशन इक्वल है, लेकिन उसके बाद से हम थोड़ा बहुत पैसा सेव करने लग गए। यानी कि अगर हमारी इनकम 400 थी तो हमने 360 खर्चे, अगर हमारी इनकम 500 थी तो हमने 440 खर्चे। तो इस तरीके से कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट आपको इजीली फाइंड आउट कर लोगे, जो कि आपको एक लर्न करनी है एक ट्रिक के थ्रू। अब यहाँ पर हम लोग अगर हमारी कंजम्पशन 0 है, ठीक है, और हम लोग C+I करके AD निकालें तो यहाँ पे 80 आ रहा है। यहाँ पे अगर 120 + 40 160, 240, 320, 400, 480 एंड ये कंटिन्यूसली इस तरीके से चलता रहेगा। सो आपको AD निकालना भी आसान है, दैट इज C+I, AD निकल आएगा। अब इसका कर्व कैसे बनाया जाता है, जो कि बहुत ईजी है। आपको इनकम लेवल को एक्स एक्सिस पर दिखाना है। एक्स एक्सिस सबको पता है कि जो हमारी स्ट्रेट लाइन नीचे होती है उसको एक्स एक्सिस कहते हैं, और जो हमारी वर्टिकल है वो हमारे वाई एक्सिस है, राइट। अब यहाँ पर आपको इनकम दिखानी है और यहाँ पर आपको डिमांड और आपका जो भी इन्वेस्टमेंट है उसे दिखाना है, राइट। अब आपकी इनकम 0, 100, 200, 300, 400, 500, जो कि आपको पता है कि ये हम इक्वल डिस्टेंस में लेंगे स्केल से नाप के। फिर इधर हम अपनी इनकम दिखा देंगे, अगर हम दिखाना चाहते हैं 40, 80, मतलब 40 के गैप में, ठीक है। तो अब अगर आप इन्वेस्टमेंट बनाओगे तो गाइस देखो इन्वेस्टमेंट तो कांस्टेंट है, चाहे आपकी इनकम कुछ भी हो। सो इन्वेस्टमेंट कर्व एक पैरेलल लाइन होगी, पैरेलल टू एक्स एक्सिस। सो इन्वेस्टमेंट इज नॉट अफेक्टेड बाय द इनकम। इन्वेस्टमेंट क्या है, कांस्टेंट है। कंजम्पशन कैसे बनेगा, 0 पर 40, 100 पर 120। सो हमारा कंजम्पशन कर्व कुछ इस तरीके से, थोड़ा सा टेढ़ा हो गया, इस तरीके से, अभी भी टेढ़ा हो गया, ठीक है, इस तरीके से होता हुआ जाता है, राइट। अब गाइस देखो आप एक चीज़ नोट करना कि हमारा जो कंजम्पशन कर्व है वो कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, वाई एक्सिस से हो रहा है। अब अगर हमें AD निकालना हो तो वो कुछ 80 से स्टार्ट होगा और वो इसके पैरेलल होगा, यानी कि क्योंकि उसमें क्या हो गया, सिर्फ 40-40 इक्वल मार्जिन ऐड अप हुआ है। सो ये जो कर्व होगा दैट इज AD, जो कैसे निकला C+I से, ये कैसे निकला C से। और C कभी भी 0 नहीं हो सकता। C बोले तो कंजम्पशन कभी भी 0 नहीं हो सकती, क्योंकि आपकी भले ही इनकम 0 हो जाए लेकिन हम अपना खाना पीना कभी नहीं छोड़ सकते। तो इस तरीके से इसका कर्व बनेगा गाइस। तो आज मैंने इसका सिर्फ एक बेसिक पार्ट समझाया है, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ आया होगा। थैंक यू।